सौरभ राठी है और मैं आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लॉकडाउन में घर में व्यस्त हैं और इसी वजह से स्वस्थ हैं। हमने जब सेमिनार चालू किए थे तब डेली करीब 4 लाख कोविड केसेस आ रहे थे। आज करीब 2 लाख के अंदर आ गए हैं। हम कोशिश करेंगे तब तक आपसे रूबरू होते रहें जब तक ये केसेस शून्य ना हो जाए। दोस्तों, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम 2021 में अपना 40th ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस वजह से हम ये रेगुलर फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम्स आपके समक्ष रखते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने ब्रह्म कुमारी में शिवानी दीदी जी का सेमिनार रखा था आपके साथ और उसके बाद में हमारे पास अनगिनत कॉल्स, ईमेल्स आए उनके राजयोग मेडिटेशन प्रोग्राम के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा 1 जून से हम डेली शाम को 7:30 से 8:30 बजे ब्रह्म कुमारी का राजयोग मेडिटेशन प्रोग्राम आपके लिए रख रहे हैं, जिसकी जानकारी इस प्रोग्राम के अंत के बाद आपको एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप द्वारा दे दी जाएगी। आज का जो हमारा स्पीकर है दोस्तों, वो अपने आप में एक शख्सियत है। ये वो नाम है जिसने ना सिर्फ अपने लिए एक मुकाम कायम किया बट हिंदुस्तान में अनगिनत लाखों लोगों को पैसा कमा के दिया। ये ऐसा व्यक्ति है जिसने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया। इनका नाम हमेशा गोल्डन वर्ड्स में रहेगा। इस व्यक्ति की बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए दोस्तों मैं निमंत्रण देना चाहूंगा श्री ललित जी मुंद्रा साहब को कि वो बताएं कि आज के वो स्पीकर कौन हैं जिनको देख के हजारों लाखों लोग इस बाजार में आए और इस बाजार में निवेश किया। ललित जी मुंद्रा साहब। नमस्कार सभी को, प्रणाम। सुनील जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? नमस्ते जी। हाँ, अच्छे से सुन पा रहे हैं। हाँ, तो मुझे बहुत खुशी है आज आपका इंट्रोडक्शन देने का मुझे मौका मिला है। तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि सुनील जी सिंघानिया एबेकस एसेट मैनेजमेंट एलएलपी के फाउंडर हैं। एबेकस की स्थापना 2018 में हुई थी और यह एक इंडिया फोकस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। 2018 से पहले सुनील जी रिलायंस म्यूचुअल फंड में CIO इक्विटीज थे और करीब 75,000 करोड़ रुपए का इक्विटी एसेट्स आप संभाल रहे थे। आपके समय में रिलायंस ग्रोथ फंड में 22 वर्षों में 100 गुना से ज्यादा ग्रोथ पाई गई थी। सुनील जी IFRS कैपिटल मार्केट एडवाइजरी कमेटी सत्र 2020 से 23 में सदस्य चुने गए हैं। आप स्टॉक ब्रोकर्स बॉडी एसोसिएशन ऑफ NSE मेंबर्स ऑफ इंडिया के प्रमोटर भी हैं। CFA इंस्टीट्यूट USA के ग्लोबल बोर्ड सत्र 2013 से 19 में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। CFA इंस्टीट्यूट USA की इन्वेस्टमेंट कमेटी सत्र 2017 से 19 के आप चेयरमैन रह चुके हैं। CFA इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस काउंसिल में आप 6 वर्षों तक रहे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल, जिसे आज CFA सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, CFA सोसाइटी इंडिया के नाम से जाना जाता है, कि आप फाउंडर हैं और आपने 8 वर्षों तक इसमें सेवा प्रदान की। सुनील जी सिंघानिया रैंक होल्डर CA हैं और CFA चार्टर होल्डर भी हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। कुल मिलाकर सुनील जी देश की कैपिटल मार्केट के लोकप्रिय दिग्गज नामों में से एक हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें उनके लंबे अनुभव का लाभ प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह मंच आगे की कार्यवाही के लिए उन्हें सौंपता हूं। श्री सुनील जी सिंघानिया जी। धन्यवाद जी। मुझे यहाँ आके बहुत ही खुशी मिल रही है और मुझे ये मौका देने के लिए बहुत ही धन्यवाद। मैं भी ऐसे तो राजस्थान का हूँ, लेकिन मेरा जन्म और मेरी स्टडीज और कारोबार पूरा मुंबई में हुआ। बट साल में एक बार मैं पक्का सालासर के दर्शन करने जाता ही हूँ और करीब 2 महीने पहले मैं जोधपुर भी गया था लोगों से मिलने। तो मेरा कनेक्शन काफी राजस्थान से जुड़ा हुआ रहता ही है। आई थिंक मैं ना आधे घंटे में भी 30-35 मिनट आपसे मेरे व्यूज शेयर करूंगा। उसके बाद में आपके कुछ सवाल होंगे तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके वहां करें। सिर्फ मुझे प्लीज टिप्स के बारे में मत पूछना, मुझे कोई स्टॉक के बारे में मत पूछना। बाकी आप कुछ भी पूछिए, मैं आपको एकदम अच्छे से आपको मैं मेरे जो व्यूज हैं वो
आई थिंक एक तो क्या है ना, कल निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच किया, तो बहुत आसान हो जाता है जब मार्केट बहुत अच्छा हो ना, तब इन्वेस्टरों से मिलना बहुत आसान होता है, बिकॉज सब खुश हैं, सबने पैसा बनाया हुआ है। जब बाजार खराब होता है तब लोगों को थोड़ा गुस्सा भी होता है, थोड़ा सा अनिश्चितता भी होती है, तो थोड़ा सा एक कठिन हो जाता है। बट जब भी बाजार अच्छा होता है ना, तो थोड़ा एक मैं बोलता हूँ ना, लोगों को ऐसा भी रहता है कि रह गए यार, इस टाइम थोड़ा और कर लेते तो मजा आ जाता था। मेरे भाई ने ऐसा कर लिया, मेरे दोस्त ने ऐसा कर लिया, मेरे बाजू वाले ने ऐसा कर लिया, तो थोड़ा एक वी गेट कैरिड अवे, और वो कैरिड अवे में हम है ना टिप्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। मैं इससे शुरू कर रहा हूं ताकि एक एक मैसेज मुझे देना है आपको कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट इज लाइक स्टार्टिंग अ बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो आप उसको 3 साल, 5 साल, 10 साल के हिसाब से शुरू करते हो, वैसे ही इन्वेस्टमेंट है। आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बिजनेस में आप पार्टनर बन गए। हम है ना कोई 1 महीने या 2 महीने के लिए कोई बिजनेस शुरू नहीं करेंगे, वैसा ही इक्विटी मार्केट है। आप ट्रेड करिए, आप आनंद लीजिए, लेकिन आप ओवर ट्रेड करोगे तो आपकी वेल्थ कभी लॉन्ग टर्म के लिए बनेगी नहीं। अब आते हैं हम इक्विटी मार्केट पे। आई थिंक 2020 बहुत ही एक अनोखा साल रहा। मार्च में पहली बार हमें कोरोना जैसी एक पेंडेमिक का सामना करना पड़ा। उससे पहले सिर्फ हमने पढ़ा था। हमारे यहाँ पे मुझे लगता नहीं कोई 100 साल के ऊपर वाला कोई इधर पार्टिसिपेंट है जिसने स्पेन फ्लू या कुछ देखा होगा। तो हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में ये पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा देश कंपलसरी बंद हो गया, लॉक हो गया, और बहुत ही अनिश्चितता रही। और एक तो पैसा ऊपर नीचे होता है, वो ठीक है, यहाँ तो जान रहेगी कि नहीं, उसी की एक बड़ी क्वेश्चन मार्क हो गई थी। और उसके रहते हुए मार्च में हम सबको ख्याल आया होगा, अरे क्यों हमने इक्विटी में पैसा लगाया। बट जैसे जैसे आगे बढ़े, थोड़ी दवाइयां आई, थोड़े इंजेक्शंस और वैक्सीनेशन आए, थोड़े ऐसा लगा कि भाई नहीं, जितना भयंकर और भयानक ये दिख रहा था है, थोड़ा सा इसमें हमको केयर लेनी चाहिए, लेकिन इतना भयंकर या भयानक नहीं है। और उसको रहते रहते अक्टूबर नवंबर तक मार्केट काफी फिर से अपने नॉर्मल स्तर पे आ गया। और तब लोगों को लगने लग गया, अरे यार रह गए, हमने और क्यों पैसा नहीं लगाया। तो आप देखिए, एक ही साल में ये भी हमको दुख हुआ कि हमने पैसा लगाया, और ये भी दुख हमने देख लिया कि हमने पैसा और क्यों नहीं लगाया। आई थिंक दैट हैज बीन द होल 2020। उसके बाद में ऑब्वियसली जैसे जैसे बढ़े वैसे बाजार भी बढ़ा, इकोनॉमी भी ठीक हुई, और हम अब आए मार्च और अप्रैल में, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना हिट अस। और थोड़ा सा है ना, यहाँ पे एक 2-3 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगा। आई थिंक ये जो सेकेंड वेव है ना, वो फर्स्ट वेव से कहीं ज्यादा हमको इम्पैक्ट की है, और इमोशनल हमको बहुत इम्पैक्ट की है। बिकॉज फर्स्ट वेव में हमारे कोई बहुत ही कम लोगों के परिचित या फैमिली में किसी को कोरोना हुआ था। सेकेंड वेव में हमारे खुद के घर में, हमारे एकदम क्लोज संबंधी, क्लोज दोस्त, ऑफिस कलीग, पड़ोसी, किसी के ना किसी के यहाँ ये केसेस हुए। कुछ थोड़े से सीरियस भी हुए, और कुछ दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑल्सो। तो थोड़ा ये इमोशनली ये लास्ट 2 महीना बहुत डिस्ट्रेसिंग रहा है। दवाइयां नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे। मुझे 100% यकीन है कि हम सबको किसी का ना किसी का फोन आया होगा कि हेल्प कर दो। तो आई थिंक ये बहुत ही डिस्ट्रेसिंग रहा है। और फिर भी मार्केट्स तो चलते गए। तो सबके दिमाग में क्वेश्चन तो जरूर आता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि इतना डिस्ट्रेस है, और फिर भी मार्केट जो है वो काफी स्ट्रांग है, और आगे क्या लगता है। आई थिंक दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो एक है ना, एक ह्यूमन बीइंग्स की साइकोलॉजी होती है। पहली बार कोई भी अनिश्चितता हमारे को हिट करती है ना, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे फर्स्ट वेव आई तो पूरे इंडिया में सिर्फ 5,000 केस थे, पूरे इंडिया में टोटल 5,000 थे। फिर भी हम डर गए थे, हमने लॉकडाउन किया। इतने डरे हुए थे कि हम हमारे नेबर से भी बात नहीं कर रहे थे।
ऐसा डर था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। न्यूज़पेपर भी हमने बंद कर दिया कि न्यूज़पेपर के जरिए हमारे अंदर नहीं आ जाए। सब्जियां लाते थे, 3-3 दिन तक पड़ी रहती थी, उसके बाद में हम उसकी सब्जी बनाते थे। इतना डर हो गया था, दिन में 4-4 बार नहाते थे लोग। सेकेंड टाइम 4 लाख केस रोज के, फिर भी हम अपना काम भी कर रहे हैं, हम ऑफिस भी जा रहे थे, काफी लोग, हम बाजार भी जा रहे थे, मानी डर हमारा काफी कम हो गया था। दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। पहली बार कुछ भी चीज होती है उसका डर हमें बहुत ज्यादा लगता है, दूसरी बार कम लगता है, क्योंकि वी नाउ नो कि हमें करना क्या है। पहली बार जब ये आया तभी हमें पता नहीं था क्या करना है, दूसरी बार हमको पता था कि बुखार होते ही हमें टेस्ट करानी है, हमें सीटी स्कैन कराना है, हमें विटामिन सी खानी है, हमें जिंक खाना है, लेवल नीचे है तो हमें हॉस्पिटल में भर्ती होना है, हमारे पास रेमडेसिविर है, हमारे पास फेबीफ्लू है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है। वी न्यू ऑब्वियसली इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ देश में अगर इतने सारे केस होंगे तो शॉर्टेज होनी है। जापान में भी शॉर्टेज हो गई थी अभी थोड़े दिन पहले। बट हमें पता था, डॉक्टरों को पता था कि इसको कैसे ट्रीट करना है। तो केस बढ़ते गए, थोड़ा डर भी था, फिर भी वी वर लिविंग अ लिटिल बिट ऑफ नॉर्मल लाइफ। और गवर्नमेंट ने पहले पूरा बंद कर दिया था, अब की बार भी लॉकडाउन किया, बट पार्शियल लॉकडाउन किया कि भाई आपकी फैक्ट्री है, आप थोड़ा ध्यान रखिए, लेकिन आप अपना काम करते रहिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी केप्ट ऑन हैपनिंग। थोड़ा इम्पैक्ट आएगा पक्का मई का लॉकडाउन का, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी केप्ट ऑन हैपनिंग। दूसरा क्या हुआ ना, हमने यूएस में देखा, हमने यूके में देखा, वहां वैक्सीन ऑलमोस्ट 60-65% पॉपुलेशन को ऑलरेडी लग चुकी है। और जैसे ही वो 60-65% पॉपुलेशन के ऊपर वैक्सीनेशन जाती है, द केसेस स्टार्टेड टू फॉल वेरी शार्पली। और जैसे जैसे वहां केस नीचे जाते गए, वहां ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी होती गई, और जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन हुई वैसे वैसे वहां पे बहुत जोर से डिमांड शुरू हो गई। तो अभी यूएस में फॉर एग्जांपल रिटेल में सामान नहीं है। अमेरिकन ईगल ने 3-4 दिन पहले बोला कि रिकॉर्ड सेल्स हुआ है। जो एलवी पर्स बनाती है कंपनी, उसका मालिक दुनिया का रिचेस्ट पर्सन हो गया है, 3 गुना हो गया शेयर का भाव, क्योंकि लोगों ने 1.5 साल में कुछ पैसा खर्चा किया नहीं, छुट्टियों पे नहीं गए, पब में नहीं गए, रेस्टोरेंट में नहीं गए, कोई शॉपिंग नहीं की, तो उनकी सेविंग्स जो यूएस में वो 30-30% हो गई है। तो जैसे इकोनॉमी खुली, बोला चलो खर्चा करो। हंसी की बात है, लेकिन लंदन में बियर खत्म हो गई, शॉर्ट सप्लाई, बिकॉज 1.5 साल से अंदर बैठा है आदमी, बोले यार कब दोस्तों से मिलूंगा, कब सबको गले लगाऊंगा, कब मैं थोड़ा सा है ना मजा मस्ती भी करूंगा। आई थिंक उसका भी थोड़ा फर्क पड़ा है इंडिया, कि ऐसा लोगों को लगा कि हमारे यहाँ पे भी अगर वैक्सीन शुरू हो गई तो डिमांड आएगी। और क्या है ना, इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, जब तक उनको थप्पड़ नहीं पड़ता है ना, तब तक वो काम नहीं करती है, किसी की भी गवर्नमेंट हो, वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो। तो इस टाइम तो गाल पे भी पड़ा और बैक साइड पे भी पड़ा। इतना उनकी निंदा हुई कि दे वेंट ऑन एन ओवरड्राइव। तो मेडिसिन का अप्रूवल फास्ट ट्रैक हो गया। ऑक्सीजन की तो सप्लाई इतनी बढ़ गई है, मुझे लगता है अभी अपने कभी जिंदगी में ऑक्सीजन शॉर्टेज नहीं होगी। हॉस्पिटल का परमिशन जो नहीं मिलता था बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वो फटाफट मिलने लग गया। अभी हर कंपनी अपने अपने कैंपस में इन हाउस हॉस्पिटल लगा रही है, संस्थाएं हॉस्पिटल लगा रही है। मेरे हिसाब से तो जो इंडिया 20 साल पीछे था ना इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कोविड के वजह से, ठीक है, इट्स वेरी सैड के 2-2.5 लाख लोग नहीं रहे हमारे बीच बिकॉज ऑफ कोविड, बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का है ना, बहुत तेजी से अभी लगने लग गया है। तो जैसे जैसे हमने देखा कि यूएस और यूके में वैक्सीन के लगते हुए इकोनॉमी रिवाइव हुई, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने काफी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को फटाफट परमिशन देना चालू कर दिया। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो 2 वैक्सीन है, उनकी कैपेसिटी बहुत जोर से बढ़ाई जा रही है। डॉक्टर रेड्डी और स्पुतनिक की वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है। ऐसी उम्मीद है कि कैडिला के वैक्सीन को भी बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। फाइजर और मॉडर्ना के भी वैक्सीन को अप्रूवल मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। और इसको रहते हुए ऐसा लग रहा है कि जून आते आते जो अभी 15-20 लाख रोज वैक्सीन लग रही है, वो 30-40 लाख पे पहुंच जाएगी। और जुलाई आते आते करीब करीब ये 50 लाख वैक्सीन पे हम पहुंच जाएंगे।
जो हमारे मिनिस्टर है उन्होंने कल भी कहा है कि 216 करोड़ वैक्सीन दिसंबर तक मिल जाएगी। अगर उसकी आधी भी मिलती है तो भी 85-90% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ओवर 45 विल बी वैक्सीनेटेड एंड ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन विल बी वैक्सीनेटेड। 10-12% को ऑलरेडी कोविड हो चुका है तो उनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज है। 10-12% को होके चला गया, उनको पता ही नहीं है, उनमें भी एंटीबॉडीज है। तो करीब करीब नवंबर दिसंबर आते आते 70-75% पॉपुलेशन के बॉडी में एंटीबॉडीज रहने की फुल प्रोबेबिलिटी है। उससे नंबर ऑफ केसेस भी नीचे हो जाएंगे और वैक्सीन लगाने के बाद में भी थोड़े लोगों को होती है कोविड, बट इंटेंसिटी इज वेरी लेस, जो पावर ऑफ वायरस इज वेरी लेस। और उसको देखते हुए ये पूरी उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे अभी ओपनिंग अप होगा, जैसे दिल्ली ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, बॉम्बे में भी केस बहुत कम हो गए हैं, यहाँ पे भी खुलने की उम्मीद है, इकोनॉमी विल स्टार्ट टू नॉर्मलाइज। ये यूएस और यूके में जो ओपनिंग अप हुआ है उसको बिकॉज ऑफ दैट डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स हैज गॉन अप वेरी वेरी हाई। तो अगर आप कोई भी एक्सपोर्टर से आप बात करो, और जोधपुर में 8 एक्सपोर्ट्स हैं, बॉम्बे और बेंगलोर में कपड़े के एक्सपोर्टर्स हैं, आप किसी से भी बात करो, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक होगी उनकी, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक। बिकॉज अगर वहां दुकान में माल बिक रहा है तो वो इम्पोर्ट तो करने वाले हैं। चाइना +1 स्ट्रेटेजी का भी इंडियन कंपनीज को फायदा हो रहा है। सी, चाइना इज द विलन ऑफ द वर्ल्ड। चाइना को, पाकिस्तान को छोड़ के कोई पसंद नहीं करता है, और दैट्स व्हाई एवरी कंट्री एंड एवरी कंपनी इज वांटिंग टू हैव ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंपोर्ट। तो इंडिया में जहां जहां ट्रेडिशनली इंडिया का स्ट्रेंथ रहा है, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट्स, इंजीनियरिंग, मेटल्स, केमिकल, फार्मा, वहां बहुत जोर से डिमांड आ रही है, और आई थिंक दैट ऑल्सो बेनिफिटिंग इंडियन कंपनीज। अभी आते हैं अपने लिक्विडिटी पे। अभी देखो, पैसा तो हर कंट्री ने छापा है, और छाप के वो सबके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। वो पैसा 4-5-7 साल तक तो ये सिस्टम में रहना ही रहना है, उसे कोई हम निकाल नहीं सकते। और ये लिक्विडिटी की वजह से डिमांड ऑल एसेट क्लास की आ ही रही है। यूएस डॉलर 2008 से लेके 2020 तक कॉन्स्टेंटली एप्रिशिएट हो रहा था। लास्ट 6 महीने में यूएस डॉलर थोड़ा थोड़ा डिप्रिशिएट होना शुरू हो गया। तो जो पैसा पूरे देश, पूरे दुनिया का यूएस में जा रहा था, अब धीरे धीरे वो यूएस से निकल के दूसरे एसेट क्लास में जा रहा है। इसके लिए आपने देखा मेटल में जोर से तेजी आ गई, एग्री कमोडिटीज में जोर से तेजी आ गई, उधर लंबर जो लकड़ा है वो 4 गुना भाव हो गया। इमर्जिंग मार्केट में बहुत सारा पैसा आ रहा है। अभी सोना चांदी भी बढ़ने लग गए, बिटकॉइन भी बढ़ने लग गए। मेरे को समझ में नहीं आता बिटकॉइन, बट वो भी बढ़ने लग गए। तो लिक्विडिटी इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ एसेट प्राइस इंक्रीज, और उसका इंडिया को भी फायदा होगा, बिकॉज इमर्जिंग मार्केट में इंडिया इज ऑल्सो अ बिग नेशन। हमारा लास्ट 2 महीने में पैसा नहीं आया, क्योंकि जो इंडिया में जो केस हुए और जो फोटोग्राफ जो इंडिया में खींचे गए कि ऐसे 100 मृत लोगों को एक साथ में जलाया जा रहा है, और जो सब फॉरेन पब्लिकेशन ने उसको छापे, उसको रहते हुए वो थोड़े नेगेटिव हो गए थे इंडिया पे। इंडिया के जो बदनामी है लास्ट 2 महीने में हुई है ना, मुझे लगता नहीं है 50 साल में भी हुई, इतनी बदनामी हुई है। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़े कॉशियस थे, बट जैसे जैसे खुलेगा वो भी आएंगे, वो आना शुरू भी हो भी गए हैं, बट और आएंगे। तो ये लिक्विडिटी इज गोइंग टू स्टे। लिक्विडिटी के पीछे ग्रोथ भी आती है और अपॉर्चुनिटी भी आती है। अभी आते हैं हम इंडिया पे। तो इंडिया में भी लिक्विडिटी अच्छी खासी है। इंटरेस्ट रेट्स आर डाउन टू 6%। एफडी रेट्स तो 5%। आप 3 साल की एफडी निकालिए सर, 5.25% आपको मिलेगा। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी पार्टनर है। आपके स्लैब के हिसाब से 30% या 40% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी पार्टनर है, तो आपके हाथ में बचता है 3%। जो कंपनियां बोरो करती है उनको भी फायदा है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए और डिमांड भी बढ़ गई है। बिकॉज अगर सपोज आप घर खरीद रहे थे तो आपका घर 20-25% तो ऐसे सस्ता हो गया, क्योंकि आपका ईएमआई उतना कम हो गया। तो आई थिंक ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स कम होने से प्रॉफिटेबिलिटी में भी फायदा हुआ है, खर्चे में भी फायदा हुआ है, और अफोर्डेबिलिटी में भी थोड़ा सा हमें पॉजिटिवनेस देखने मिला है। अब आते हैं अर्निंग्स पे।
मैं हरदम ये कहता हूँ, मूवीज इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. मार्केट्स आर ऑल अबाउट अर्निंग्स, अर्निंग्स एंड अर्निंग्स. आगे पीछे कोई भी कुछ भी हो, बट अल्टीमेटली जब तक अर्निंग्स बाजार में नहीं आएगी तब तक बाजार नहीं बढ़ेगा. अभी हम मार्च 2020 में जाते हैं, जब कोविड हुआ तो अप्रैल 20 लोग ने अपना अपना एस्टिमेट निकाला. आपके भी एनालिस्ट लोग ने निकाला होगा सर, सुरेश राठी एंड गैंग, आपके भी एनालिस्ट ने एस्टिमेट निकाला होगा. मार्च 21 की अर्निंग्स कट कर दी 35%. A corporate India will see a fall of 35% in corporate earnings. जून के नंबर आए, जून क्वार्टर के 30% कम. सितंबर में जादू हो गया, अर्निंग्स ग्रू बाय 15%. दिसंबर में तो एकदम ही लाजवाब रिजल्ट आए, 22% इंक्रीज इन अर्निंग्स, बेस्ट क्वार्टर इन 13 years. और मार्च में बिकॉज ऑफ लो बेस अर्निंग्स आर अप बाय 55%. 55%. तो जो साल में 35% अर्निंग कट होने वाली थी, उसके बदले अर्निंग ग्रोथ ऑफ मोर देन 15%. बेस्ट ईयर एज फार एज कॉर्पोरेट इंडिया अर्निंग्स इज कंसर्न इन 4 years. माने कोविड के साल, लास्ट 4 साल का हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी. ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था. अगर मार्च या अप्रैल में कोई बोलते ऐसा कि ऐसा होने वाला है, तो लोग उसको बेवकूफ बोलते, बोले कोविड से पागल हो गया ये. You know, but the fact of the matter is कि 35% डीग्रोथ के बदले 15% अर्निंग्स ग्रोथ आई. अब लोग बोलते हैं नीचे से 100% बढ़ गया बाजार, 25,000 हो गया था, 50,000 हो गया. हाँ, 25,000 हो गया था मार्च अप्रैल में बाजार, बट जनवरी 2020 में मार्केट क्या था? 41,000. तो आज 41 से 50, ये 20% बढ़ा है 15 महीनों में. उतनी हमारी अर्निंग्स भी बढ़ गई. तो अब ये 50-51 है, इसके लिए हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे. आई थिंक दैट इज नॉट द राइट थिंग. यू ऑल्सो हैव टू सी द अंडरलाइंग स्ट्रेंथ इन द इकोनॉमी. अभी आगे चल के भी एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्केट अर्निंग ग्रोथ इज वेरी हाई. मैंने जैसे कहा, मई में थोड़ा सा एक धक्का लगा है, क्योंकि अब की बार सिटी को छोड़ के इवन विलेजेस और टाउन में भी लॉकडाउन है काफी जगह, तो डिमांड में थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा. जो फैमिली के घर में केस हुए हैं, उनको मेडिकल पे काफी पैसा खर्चा करना पड़ा है. वो फैमिली की थोड़ी डिमांड कम होगी, बिकॉज काफी फैमिली तो बेचारे पूरा उनका धन था वो पूरा ही चला गया इलाज में. जो लोअर मिडिल क्लास की फैमिलियां थी, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा. बट ऐसा हमारा अनुमान है कि जैसे जैसे ये इकोनॉमी ओपन अप होगी, डिमांड ग्रोथ काफी बढ़ के आएगी. दूसरा एक और अच्छी चीज क्या है ना, ये कोविड हुआ, अपना बजट आया फरवरी में, बजट वाज कंप्लीटली प्रो ग्रोथ. अगर ये अपना सेकेंड वेव नहीं आता ना कोविड का, तो अब तक वी कुड हैव स्टार्टेड टू सी डिसइन्वेस्टमेंट इन अ बिग वे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इन अ बिग वे. वो थोड़ा 3-4 महीने डिले हो गया है, बट वो होगा. और दूसरी बात ये हुई है कि लास्ट ईयर तक सिर्फ 4-5 सेक्टर में डिमांड थी. इस बार अभी मेटल, स्टील, सीमेंट, केमिकल, आप कोई भी सेक्टर लो, सब में रिकॉर्ड सेल्स है. और उससे क्या हुआ है, एक तो इन कंपनियों की बैलेंस शीट्स बहुत अच्छी हो गई है. जैसे स्टील में आप 50,000 करोड़ का एबिटा बना रहे थे और 3 लाख करोड़ का आपका डेट था. अब एबिटा हो गया 1.5 लाख करोड़ और डेट भी हो गया 1.5 लाख करोड़. तो 6 times डेट टू एबिटा के बदले अभी 1 time डेट टू एबिटा हो गया. कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. और अभी हर स्टील कंपनी एक्सपांशन की बात कर रही है, हर सीमेंट कंपनी एक्सपांशन की बात कर रही है, हर केमिकल कंपनी एक्सपांशन की बात कर रही है, हर फार्मा कंपनी एक्सपांशन की बात कर रही है. तो जनरली जब भी प्राइवेट सेक्टर केपेक्स जब भी आता है, तब देयर इज अ सेकेंड वेव ऑफ जीडीपी ग्रोथ विच हैपेंस इन द कंट्री. ये जो इंडिया ने थोड़े से इंपोर्ट ड्यूटी लगाए हैं चाइना पे, थोड़ा ये पीएलआई स्कीम के वजह से जो ग्रोथ हो रही है, आई थिंक ये सब का भी अच्छा एक फायदा हमें देखने को मिलेगा आगे वाले टाइम में. तो आई थिंक ये सब देखते हुए वी आर स्टिल क्वाइट पॉजिटिव ऑन द इक्विटी मार्केट. खाली एक ही चीज है, लास्ट 1 साल का रिटर्न देख के लोगों को लगता है हर साल हम 100% कमाएंगे. वो हो नहीं सकता है.
क्योंकि अगर हम हर साल अगर पैसा डबल करने लगे तो 10-12 साल में तो हमारे देश में 1 करोड़ वॉरेन बुफे हो जाएंगे, एक नहीं 1 करोड़। क्योंकि अगर हर साल पैसा डबल होने लगा तो आपका 100 का 200, 200 का 400, आप सोच। बट अगर आपका एक्सपेक्टेशन रीजनेबल है तो आपको पैसा अच्छा बनेगा। अभी मैं थोड़ा सेक्टर और थोड़े मार्केट पे हमारी क्या व्यू है वो कवर करूंगा और उसके बाद में वी विल ओपन इट अप फॉर Q&A। तो जहां तक ओवरऑल मार्केट का है, इन लार्ज कैप्स हमारा व्यू है कि 8 से 10% CAGR रिटर्न ओवर नेक्स्ट 3 to 4 years। अभी आप लोग सब 18-20% के नीचे तो बात ही नहीं करते हो, लेकिन सर अगर डेट में आपको 3% 4% रिटर्न मिलता है तो 8-10% रिटर्न बहुत अच्छा है। और है ना, इक्विटी इन्वेस्टर तो गवर्नमेंट के जवाई हैं, हमें टैक्स भी कम लगता है। जहाँ डेट में 30-35-40% टैक्स लगता है, यहाँ तो लॉन्ग टर्म में 10% टैक्स लग रहा है अभी। अगर आप थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में जाओ, थोड़ा मिड कैप, थोड़ा स्मॉल कैप करो तो आपका रिटर्न 13-14 to 17-18% 3-4 साल में संभावना है। आपको बाय एंड होल्ड करिए, अच्छी कंपनियां खरीदे, अच्छे फंड में पैसा लगाइए, आपको 13-14 to 17-18% CAGR रिटर्न मिल जाएगा। ज्यादा मिले तो अच्छा है, बट ये रिटर्न आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। अब थोड़ा सेक्टर्स पे आते हैं। We continue to be very positive on IT and pharma। उसके रीजन है, एक तो ये 2 सेक्टर में इंडिया इज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, इंडिया इज वर्ल्ड लीडर। तो जो सेक्टर में हमें एडवांटेज है वो सेक्टर में हमारा एडवांटेज काफी दिनों तक रहेगा। पर्टिकुलरली IT में है ना, बहुत बड़ी डिमांड दुनिया भर में है। देखो क्या हुआ है ना, कोविड के टाइम पे IT के बिना हमारा काम चलता ही नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं IT की वजह से। हमारा एंटरटेनमेंट, हमारा ऑफिस, हमारी स्टडी, हमारी शॉपिंग, आप कुछ भी कर लो, विदाउट टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल वी आर जीरो। मुझे पैसा भी देना है तो आजकल डिजिटल के बिना नहीं है। आपको नीचे सब्जी वाले से भी, हम तो फ्लैट में रहते हैं, सब्जी वाले से सब्जी भी मंगानी होती है ना तो उसको पहले ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है तो ये वो सब्जी लाके देता है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी a good story for a long time। खाली क्या होता है ना, शेयर धीरे धीरे चलते हैं। हम थोड़े मारवाड़ी टाइप के लालची लोग हैं, हमें हर साल हर रोज एक सर्किट वाला शेयर चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा एक स्लो सेक्टर है बट अच्छा सेक्टर है। फार्मा में भी कोविड आया, कोविड रिलेटेड फार्मा कंपनीज ने अच्छा काम किया। हमारा ये मानना है कि जैसे ही कोविड थोड़ा कम होगा, हमने काफी अपने जो अंदर डिजीज थे उसको इग्नोर किया है। किसको आंख में प्रॉब्लम थी, किसको और प्रॉब्लम थी, हमने इग्नोर किया है कि चल कोविड होने के बाद जाएंगे, डर लग रहा है, हॉस्पिटल भी खुले हुए नहीं है तो हमें डर लग रहा है। वो सब चालू होंगे तो उन सब दवाइयों का वो चालू होगा। प्लस हम बाहर ही नहीं निकलते हैं, हम बाहर का खाना ही नहीं खाते हैं, तो ना बीमार पड़ते हैं ना पेट खराब होता है। देखो उससे पता चलता है कि बाहर खाना नहीं खाना चाहिए, घर में खाना चाहिए। ना पेट खराब हुआ, ना हमें बुखार हुई, ना आँख खराब हुई, ना हमने कोई स्पोर्ट्स किया तो ना पैर टूटा ना हाथ टूटा। तो वो सब जो वी स्टार्ट टू बिकम नॉर्मल। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोविड के डर के मारे, जिसको कोविड हुआ उसने तो दुनिया भर के केमिकल खाए, जिसको नहीं हुआ उसने भी दुनिया भर के केमिकल खा लिए। बोले जिंक खाओ, विटामिन सी खाओ, विटामिन डी खाओ, काढ़ा पियो, बाबा रामदेव लो, ये लो वो लो। तो हमने अलग अलग टाइप के दुनिया भर के केमिकल हमारे बॉडी में चले गए, उसका सब साइड इफेक्ट नेक्स्ट 1-2 साल में आना ही आना है। आई थिंक फार्मा सेक्टर लुक्स प्रीटी गुड। फार्मा में हर कंपनी थोड़ी अलग रहती है तो थोड़ा केयरफुल रहिए। केमिकल सेक्टर हमें अच्छा लगता है बट स्पेशलिटी केमिकल के जो वैल्यूएशंस शेयर के चल रहे हैं उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कोई भी स्पेशलिटी केमिकल कंपनी में आपका पैसा बनेगा। कंपनीज आर गुड बट वैल्यूएशंस आर बैड। बट एग्रोकेमिकल में देयर इज ह्यूज डिमांड। एग्री प्राइसेस 40-50% बढ़ गए हैं। खाना तो सबको खाना ही है। इनफैक्ट ग्लोबली देयर इज अ मूव सिलेक्टिवली टू मूव फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन टू वेजिटेरियन। तो एग्री का डिमांड अच्छा रहेगा। एग्रोकेमिकल के भाव भी शेयर के भाव भी अच्छे हैं, सस्ते हैं।
इंडिया में भी थर्ड गवर्नमेंट का के फार्म इनकम शुड डबल इन 5 years. तो आई थिंक वो देखते हुए केमिकल सेक्टर में एग्रोकेमिकल इज समथिंग व्हिच वी लाइक. अनदर थिंग वी लाइक इज इंडियन ग्रोन ब्रांड्स which cater to भारत मास. तो जैसे हमने थोड़े इनरवेयर के कंपनियों के शेयर लिए, वो 6-8 महीने तक नहीं चले, लेकिन 6 दिन में कसर निकाल दी उन्होंने लास्ट, यू नो. प्लस बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज जैसे वी हैव HIL, नीलकमल प्लास्टिक्स. आई थिंक व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, these are brands which cater to भारत. Tier 2, Tier 3 rural areas, value for money, fees अपने सस्ते हैं 15-20 p में. There we are quite positive. Last thing which we like is the digital thing. Unfortunately, India में हम बोलते हैं रिफॉर्म होना चाहिए. सबसे बड़ा रिफॉर्म का नुकसान हमें हुआ है एज इन्वेस्टर्स, क्योंकि इतना रिफॉर्म है कि Amazon भी यहाँ है, Uber भी यहाँ है, Google भी यहाँ है, तो कोई इंडियन कंपनी उनके सामने आ ही नहीं पाई जिसमें हम इन्वेस्ट करके पैसा कमाएं. चाइनी बाबा है, 10 सेंट्स है, तो उनके इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर पाए. हम तो Amazon और उसमें तो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए. बट जहां पे भी आपको मौका मिले और कोई डिजिटल कंपनी, अच्छी कंपनी, अच्छे दाम में लिस्ट होए, तो आई थिंक इट वुड बी गुड इन्वेस्टमेंट. मेटल्स वगैरह अभी फॉर द टाइमिंग दे आर गुड, बट मेटल वॉलेटाइल रहेंगे. वन हैज टू बी केयरफुल. और हमारा ये मानना है कि पोर्टफोलियो में 5 से 10% से ज्यादा आपको ये सिक्लिकल कमोडिटी काइंड ऑफ स्टॉक्स नहीं रखने चाहिए. व्हाट कैन स्पॉइल द पार्टी, क्या नेगेटिव हो सकता है? देखो, कोविड अभी तक गया नहीं है, ये बार बार आएगा, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा. बट हमारा मानना है कि अभी जो भी अगर कोविड आएगा, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, तो ये 3-4-5% से ज्यादा मार्केट में इसका इम्पैक्ट नहीं होगा. मार्केट इज लाइक कार्डियोग्राम. आपने कभी कार्डियोग्राम देखा होगा, तो कार्डियोग्राम ऊपर नीचे होता है, तो मार्केट भी ऊपर नीचे ही होगा. अगर स्ट्रेट लाइन हो गया ना, तो आप समझ लो गए हम. तो वी हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड कि ये वॉलेटाइल मार्केट है, ये 3-4-5% ऊपर नीचे होगा. अगर आप 3-4 साल के व्यू से इन्वेस्ट करते हो, तो आपने देख लिया, अगर आपने जनवरी 2020 में भी इन्वेस्ट किया होता, तो भी आपका अच्छा पैसा बन रहा है. आपने थोड़ा सहना पड़ेगा आपको मार्च अप्रैल जैसा, बट अगर आप 3-4 साल का व्यू लो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, मैं 25-30 साल से मार्केट में हूँ. इतने ऊपर नीचे हो गए मार्केट में, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहोगे, तो आप मार्केट में बने रहोगे तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा. आई थिंक मार्केट, जैसे मैंने कहा, इज लाइक इन्वेस्टिंग इन बिजनेस. जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस है कि इंडियन इकोनॉमी ये 2.7 की 3-4-5 ट्रिलियन पे जाने वाली है, तब तक इंडियन कंपनीज प्रॉफिट बनाएगी. और अगर इंडियन कंपनीज प्रॉफिट बनाएंगे, तो इन्वेस्टर पैसा भी बनाएंगे. खाली आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थोड़ा रियलिस्टिक रखिए, टिप्स से बचिए. बाजू वाले को देख के, नेबर को देख के, दोस्त को देख के बड़ा सौदा ब्याज के पैसे से मत करिए. फंड में लगाइए. अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो, अच्छे फंड, 3-4 फंड, काफी अच्छे फंड हैं, उनमें आप लगाइए पैसा. उसमें भी आपको अच्छा एक वेल्थ क्रिएशन जो रेगुलर ढंग से आप इन्वेस्ट कर सकते हो बनेगा. आई थिंक दिस इज स्मॉल सिनॉप्सिस ऑन मार्केट. जहां तक मेरा सवाल है, आई थिंक मुंद्रा जी ने आपको बताया ही कि मैं रिलायंस में था 16-17 साल. मेरा ये मानना है कि इंडिया ग्रोज बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड डिस्पाइट द गवर्नमेंट. इतने सारे लाखों एंटरप्रेन्योर्स जो इंडिया को चला रहे हैं, और हम जो इन्वेस्ट करते हैं ऐसी कंपनी में करते हैं जो एंटरप्रेन्योर ड्रिवन हो. और मेरे इन्वेस्टमेंट से ही मैं खुद प्रभावित हो गया और 2018 में एंटरप्रेन्योर बन गया. तो अभी मैं मेरी छोटी सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी चलाता हूँ, अबैकस. आपके प्यार से, आशीर्वाद से, वी आर नाउ ऑलमोस्ट 5,000 crores in asset, doing very, very well, and continue to be very positive on India. So I think with this, Mundra ji, we can open for questions. Yes, sir. You know, we have, I think, 20 minutes. कंसाइज हमें पिक्चर तो बहुत अच्छा हमें मिल गया ओवरऑल. फिर भी कुछ न कुछ छोटे मोटे प्रश्न हमने कंपाइल ऑलरेडी कर रखे हैं, सो दैट टाइम बच सके. लाइव पूछने में थोड़ा टाइम ज्यादा चला जाता है. तो जैसे अभी आपने
एंटरप्रेन्योर की बात की, तो बहुत सारे एसएमईज अभी जो इम्पैक्ट हुए पेंडेमिक के चलते, तो उसका बैंकिंग सिस्टम पे या एनपीएस पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, ये इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए, कोई भी इस तरह का लॉकडाउन होता है जिसमें महीना 1.5 महीना आपका बिजनेस ऑलमोस्ट ठप हो जाता है, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आता ही आता है। लेकिन है ना, बड़ा झटका जो लास्ट ईयर का था वो हमने सह लिया है। थोड़ा उसमें आरबीआई ने भी और गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, थोड़ा आपको एक मौका दिया उसको रिस्ट्रक्चरिंग करने का। अभी भी बैंक्स बोल रहे हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए फर्दर रिस्ट्रक्चरिंग करने का। पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा मौका, बट जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो इम्पैक्टेड है इससे, वो इस बार काफी कम है लास्ट ईयर के मुकाबले, बट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। लकीली हर बैंक ने और हर एनबीएफसी ने पहले से ही एक प्रोविजन करके रखा है अपने बुक्स में फॉर ऑल दिस इवेंचुअलिटी। तो हमारा ये मानना है कि इसका ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। और अभी जो बैंक ने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सब ने ये कहा है कि ये प्रॉब्लम मैनेजेबल है। सर, आज हमारे साथ में ट्रिपल बोनांजा है। बहुत कम लोग होते हैं who celebrate 40 years in their businesses। बहुत कम लोग होते हैं जो इंडेक्स को 51,000 पे देखते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो सुनील सिंघानिया जी को लाइव सुनते हैं। सो इट्स अ ग्रेट डे 29 मई 2021 कि वो ट्रिपल बोनांजा हम देख रहे हैं। एंड शेयरिंग द स्क्रीन विद यू सर इज आल्सो माय पर्सनल प्रिविलेज अपार्ट फ्रॉम द प्रोफेशनल अचीवमेंट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम हॉस्टल में रहते थे तो आपका जो रिलायंस ग्रोथ फंड था, आप समझ सकते हैं कि 18-19 साल के बच्चों के क्या दिमाग में रहता होगा कि अखबार खोलते हैं और वो देखता है कि रिलायंस ग्रोथ फंड एक नई ऊंचाइयों पे छू रहा है। तो अगर मैं ये नहीं बताऊं कि कौन सी स्क्रिप्ट लेनी चाहिए, अगर ये जरूर कह सकता हूं कि अबैकस एसेट मैनेजमेंट एलएलपी जब लिस्ट हो तो ये एक जरूर शेयर हो सकता है जो आने वाले समय में हमें मल्टीबैगर देखने को मिल सकता है। आपने बहुत कम समय में you moved from 0 to 5,000 crores, sir. Achievements and compliments to you. My first question for you is, sir, Thank you. रियल एस्टेट काफी एक ड्राइव ली पिछले 15 सालों में। पिछले 2-3 साल से किधर न किधर भाव स्टैटिक मेंटेन्ड है। गोल्ड ने पिछले 2 साल में एक अच्छा रन दिखाया। इक्विटी, वी ऑल आर अवेयर, डेट हैव मूव फ्रॉम 7-8% रिटर्न टू 6%। तो इन चारों एसेट क्लासेस के बारे में अगले 2-3 साल में क्या राय है आपकी? पहले मैं गोल्ड पे आऊंगा। गोल्ड इन द नियर टर्म माय व्यू इज वेरी पॉजिटिव, और लास्ट 1 महीने से मैं पॉजिटिव रहा हूं, लार्जली बिकॉज ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी। मैंने आपको कहा कि लिक्विडिटी एक्सेस है, और डॉलर लास्ट 6 महीने में थोड़ा डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट पाउंड, अगेंस्ट यूरो, अगेंस्ट जापानीज येन, अगेंस्ट चाइनीज युआन, और उसको रहते हुए मेटल में भी तेजी आई है। गोल्ड वाज बीइंग इग्नोर्ड बिकॉज वो जो गोल्ड का पैसा है वो क्रिप्टो करेंसी में जा रहा था, बट अभी जिस हिसाब से वहां पे वॉलेटिलिटी आई है वो पैसा फिर से गोल्ड की तरफ आ रहा है। तो एक बार नियर टर्म में $2,2100 का भाव गोल्ड हो सकता है। लेकिन आप देखिए, इंडिया में गोल्ड का भाव नहीं बढ़ा बिकॉज इंडिया ने कस्टम ड्यूटी कम कर दी। बट अदरवाइज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास, क्योंकि गोल्ड से ना हमको डिविडेंड मिलता है, ना हमें ब्याज मिलता है। गोल्ड से हमको पैसा कब मिल सकता है? जब भी हमसे कोई दूसरा हमसे ऊंचे भाव में ले जाए। बट फिर भी अगर आपको फिर भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं वो अभी खुले भी हैं, उसमें आपको 3-4% डिस्काउंट में गोल्ड मिल रहा है, प्लस आपको 2.5% ब्याज भी मिलता है साल का, और आपको घर में रखने की चिंता नहीं है। ऑब्वियसली वाइफ्स विल नॉट बी हैप्पी, बट दिस इज अ गुड ऑप्शन। as far as real estate is concerned, I think it is a good time to buy residential property for own use, not for investment but for own use. एक तो ब्याज की दर बहुत कम है, दूसरे बिल्डर लोग अपना माल नहीं बेच पा रहे हैं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल रहा है, और काफी स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पे थोड़ी थोड़ी छूट भी दे रखी है।
So if you are looking to buy a property for your residence, it's a good time. Unfortunately, इंडिया में जो पहले पैसा बन जाता था कि आप किधर भी प्रॉपर्टी ले लो और वो 3-4 साल में आपको भड़के मिलती थी, वो अभी गई। वो अब मुझे नहीं लगता है वो जमाना है वैसा। कोई एरिया में हो सकता है कहाँ मेट्रो आ गई तो भाव बढ़ गए, दाम बढ़ गए और कुछ हो गया। अदरवाइज आई थिंक फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नाउ नॉट गोइंग टू बी दैट लुक्रेटिव। थर्ड एसेट क्या बोले थे सर आप? सर डेट। सर डेट का तो नाम ही डेड है। बट एज एन इन्वेस्टर आप 100% इक्विटी में नहीं डाल सकते हो। आपको आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए। तो आपको कंपल्सरीली आपको कुछ एलोकेशन डेट में करना ही पड़ेगा। बट डेट की रिटर्न इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू इवन बीट द इन्फ्लेशन। तो आपको उस हिसाब से आपको डेट का एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। सर आपने डाइवर्सिफिकेशन की बात की, तो बहुत सारे इन्वेस्टर आजकल ग्लोबल इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहते हैं और वो आई थिंक इजीली म्यूचुअल फंड्स के जरिए मिल भी रहा है, तो उस पे आपकी क्या सलाह है? नहीं, आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन, क्योंकि देखिए काफी कंपनियां हैं यहाँ पे जो हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे हम खुद ही अमेजोन इतना यूज कर रहे हैं, हम खुद ही व्हाट्सएप इतना यूज कर रहे हैं, हम खुद ही फेसबुक इतना यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट हम रोज यूज करते हैं, बट हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये अच्छी कंपनियां हैं। और ये मैं बोलता हूँ ना, मेरा तो एक फेवरेट टॉपिक है बबल इन क्वालिटी। इंडिया में बबल है क्वालिटी में, 80-80 पी पे शेयर चल रहे हैं जो 10-10% ग्रो हो रहे हैं। और ये सब कंपनियां 30-30, 40-40% ग्रो हो रही है, फिर भी 25-30 पी पे। तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से 10-15% अगर आप इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट करो तो कोई बुराई नहीं है। सर जैसा आपने बताया कि आपको 25 साल का अनुभव है, तो हमें कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि यार बाजार में हमने पैसा तोड़ दिया है, बाजार भले 100 से 51,000 हो गया, बट वी कुड नॉट मेक मनी। तो व्हाट डू यू थिंक आर द मिस्टेक्स दैट एक इन्वेस्टर कमिट करता है? तो अगर 25 साल में किसने पैसा नहीं बनाया तो वो इन्वेस्टर नहीं है, वो सट्टेबाज है। और क्या होता है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हम सुबह उठते हैं सो के, तो कभी हमारा सर दुखता है, कभी हमारा हाथ दुखता है, कभी पेट में प्रॉब्लम होता है, कभी आंख में इचिंग होती है, कभी हाथ दुखता है, फिर भी बॉडी तो चल रही है ना, हम पहुंच जाते हैं काम करने। आई थिंक इकोनॉमी इज ऑल्सो लाइक दैट। इकोनॉमी में हर बार कुछ ना कुछ, कभी इकोनॉमी को बुखार होगा, कभी इकोनॉमी का पेट दुखेगा, कभी इकोनॉमी में ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। बट एज लॉन्ग एज यू आर कॉन्फिडेंट कि इकोनॉमी इज ग्रोइंग, आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। लोग क्या होते हैं ना, डर जाते हैं। और लोग ये थोड़े एक्सपर्ट्स लोग की सुन के भी डर जाते हैं। मानिए अभी अगर आप मार्च और अप्रैल के इंटरव्यू देखो टीवी में 2020 के, तो आप अपने नहीं बाजू वाले के भी शेयर बेच देते थे, इतना आपको घबरा दिया। अभी एक वीडियो घूम रहा था कि जिसने भी वैक्सीनेशन लिया है वो 2 साल में मर जाएगा, घूम रहा था वो वीडियो। अभी ऐसे डरा के है ना, पैनिक इज क्रिएटेड। प्लस देखो क्या होता है आजकल, सब है ना एक्स्ट्रा ज्ञानी है, बिकॉज ये व्हाट्सएप इंटरनेट ये आने से है ना, हम सबको नॉलेज बहुत है। तो 2 महीने पहले मेरे को किसने बोला टेपर टेंट्रम के वजह से बाजार गिरने वाला है। मैंने बोला एक तो मेरे को तू टेपर टेंट्रम की पहले स्पेलिंग बता, उसके बाद में उसका मतलब समझा, उसके बाद में बोल के इसकी वजह से बाजार गिरेगा। तो हम सुन के है ना एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं, और वो कंक्लूजन इज ऑलरेडी टू जस्टिफाई व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। तो किसने अगर शेयर बेच दिया ना, तो बार बार अपने आप को वो कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो राइट है शेयर बेच के। फिर अभी आया कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया तो बाजार गिरेगा। फिर आया कि अरे नहीं उधर तो है ना यूएस में है ना 1.65 हो गया इंटरेस्ट रेट, तो बाजार गिरेगा। फिर 4-5 दिन पहले किसने बोला नहीं चाइना ने थोड़ा है ना लूजन कर दिया, तो स्टील और सब इसके भाव गिरे हैं, डिमांड कम हो गया, बाजार गिरेगा।
गिरेगा भी बाजार, एक दो दिन के लिए गिरेगा भी, अभी रोज रोज तो बाजार नहीं बढ़ेगा, कभी गिरेगा भी। तो आई थिंक व्हाट एन इन्वेस्टर हैज टू एक्चुअली लुक एट इज, वो इन्वेस्टर है कि ट्रेडर है। अगर इन्वेस्टर है ना, तो उसको सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि इंडिया की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन होने वाली है कि नहीं। अगर वो इन्वेस्टर कन्विंस है कि $5 ट्रिलियन होनी है, तो उसका पैसा 4 साल में डबल हो सकता है, 7 साल में डबल हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। अगर वो रोज रोज देखेगा, आज कोरोना हो गया, कल और कुछ होगा, परसों और कुछ होगा, इंडिया पाकिस्तान का लफड़ा होगा, कभी पॉलिटिक्स में कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी यूएस में कुछ होगा। 180 कंट्री है सर, हर कंट्री में 180 फैक्टर्स है। अगर सब फैक्टर को आप टिक मार्क करोगे ना, तो तब आप इन्वेस्ट करोगे। माना कि मैं इन्वेस्टर ही हूँ सर, और मैं बहुत सारे शेयर होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आता मैं एग्जिट किस में से कर लूं। सो ऐसे कोई सेक्टर है जो कंप्लीटली अपने को एग्जिट कर लेने चाहिए आज की तारीख में? सर देखो, मेरा व्यू है ना, मैं अगर आपको दे भी दूं ना, तो वो आज का होगा। हो सकता है मैं एक हफ्ते बाद में मेरा व्यू चेंज कर लूं। तो आई थिंक वन इज, सी एवरी सेक्टर इज गुड एट अ प्राइस। और मैं हरदम ये कहता हूं कि द बेस्ट कंपनी इज नॉट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर बेस्ट कंपनी इज प्राइस टू परफेक्शन, तो मेरे क्या काम की। मुझे तो ऐसी कंपनी चाहिए जिसमें लोगों को डाउट है और जो मुझे सस्ते में मिल रही है, उसी में पैसा बनेगा। अभी मैं थोड़े दिन पहले जोधपुर आया था, तो मैंने एक बहुत बड़े हैंडीक्राफ्ट वाले से पूछा, आप ये धंधे में कैसे आए। तो बोले, एक बार मैंने देखा मेरे दुकान के बाहर एक खिलौने वाला पुराने खिलौने बेच रहा है, तो मुझे खिलौना पसंद आया, मैंने ₹5 में खिलौना खरीद के मेरी दुकान में रख दिया। बोला, एक फॉरेनर आया, वो मेरे से ₹500 में ले गया। तो बोला, मुझे समझ में आया कि जो दाम है और जो उसकी वैल्यू है, वो कब कब चेंज हो जाएगी पता नहीं है। तो आई थिंक एवरी सेक्टर, सी स्टील लेने का बेस्ट टाइम कब था? 6 महीने पहले, 12 महीने पहले, जब नो वन वांटेड टू टच स्टील, तो आपका 5 गुना पैसा बना। आई थिंक एवरी सेक्टर इज गुड इफ द प्राइस इज राइट। तो जैसे मैंने कहा, आई एम नॉट ऑफ द बिलीवर कि ये जो क्वालिटी कंपनीज है जो 80-80 पी में चल रही है, वो आपको रिटर्न देगी, मुझे नहीं लगता है। स्पेशलिटी केमिकल, खाली आप नाम डाल दो स्पेशलिटी केमिकल, उसकी पी हो जाती है 50। आप दहेज और कौन से जगह है यार, अंकलेश्वर, आप वहां चले जाओ, एक होगी वहां पे स्पेशलिटी केमिकल। तो जहां जहां हाइप हो जाता है ना, वहां वहां हमें थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए। सर, हम रिटेल इन्वेस्टर्स में डील करते हैं, तो जब लोग हमसे हमारा डीपी स्टेटमेंट का प्रिंट निकालते हैं, तो हम जब प्रिंट निकालना चालू करते हैं तो 7-8 पेज का प्रिंट निकल जाता है। हम लोगों से पूछते हैं कि भैया कितना माल ले रखा है। बोले, नहीं सौरभ जी, 150-200 स्क्रिप्ट अपन ने ले रखी है, ताकि क्या है कि पूरे मार्केट में कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही। तो व्हाट इज योर एडवाइस सर, एक ऑप्टिमम इक्विटी पोर्टफोलियो में, डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो में कितनी स्क्रिप्ट होनी चाहिए? और तो उनको कल का कल बोलिए, पूरे 150 के 150 स्टॉक बेच दें और एक म्यूचुअल फंड में लगा दें। वो म्यूचुअल फंड का रिटर्न उनके 150 स्टॉक से ज्यादा होगा। आपके हिसाब से एक इक्विटी पोर्टफोलियो देखो, में 150 स्टॉक ले लिया मानी पूरा बाजार ही खरीद लिया आपने। मेरे 25-30 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और एक म्यूचुअल फंड में कितनी फंड्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए आदमी को? नॉट मोर देन 3-4। क्या है सर, हम जब ये बोलते हैं तो लोग मानते नहीं है। क्योंकि क्या है ना, देखो, आपने 4 लार्ज के फंड में आपने 4, नहीं सौरभ जी, आपने 4 लार्ज के फंड में डाल दिया पैसा, आपको लगा डाइवर्सिफाई हो गया, बट उनके सबके पास शेयर तो सेम है। अब जो नए इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं, समझो वो म्यूचुअल फंड से शायद इतने अभी तक फैमिलियर नहीं है या कन्विंस नहीं है, और वो डायरेक्ट स्टॉक्स लेना चाहते हैं, तो उन्हें क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए बेसिकली, कि भाई ये पैरामीटर्स देख के फिर उसमें निवेश करें स्पेसिफिक कंपनी में? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है।
हमारे पास 15 एनालिस्ट है, फिर भी हम राइट कंपनी नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं। तो आज एक रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास एक भी एनालिस्ट नहीं है, जिसका फुल टाइम काम नहीं है, वो कैसे सिलेक्ट करेगा? फिर क्या होता है ना, फिर वो टिप पे जाएगा, वो किसकी सुनेगा और वो शेयर ले लेगा। उसमें 50% टाइम राइट जाएगा, 50% टाइम रॉन्ग जाएगा। राइट जाएगा तो कहेगा देखो मैं कितना बुद्धिमान था, रॉन्ग जाएगा तो अपने दोस्त को गाली देगा कि इसने मुझे मरा दिया। सर, हम जब निवेशक के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि यार आपके बाजार में तो एक आर्टिफिशियल रैली आई हुई है, 51,000 का इंडेक्स है, हमारा तो बिजनेस पिछले 1.5 साल से बंद ही पड़ा है, तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि इक्विटी मार्केट में क्यों निवेश करें। सारे सेक्टर्स जिनसे हम बात करते हैं उनकी दुकानें बंद पड़ी है, उनका व्यापार नहीं चल रहा है, तो ये तेजी किस लिए आई है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? सी, जैसे मैंने कहा, ऑब्वियसली एक सेगमेंट है या थोड़े बहुत सेक्टर्स हैं जहाँ पे देयर इज प्रॉब्लम, और स्पेशली ना इंडिया में जो एसएमई सेगमेंट जो आपने कहा, उसमें ज्यादा एक प्रॉब्लम आई है। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है, बट डेफिनेटली देयर इज देयर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। इकोनॉमी में ग्रोथ स्लो ही है, बट इकोनॉमी स्टिल ग्रोइंग। अब जीएसटी के नंबर देखिए, 1,40,000 करोड़ हमारे मार्च के नंबर आए। चलो अभी अप्रैल और मई में थोड़ा सा लॉकडाउन हुआ है तो थोड़े कम आएंगे। आप ई वे बिल देख लीजिए, आप टोल कलेक्शन देख लीजिए, टैक्स कलेक्शन देख लीजिए, तो बिना ग्रोथ के तो कोई टैक्स भरने वाला नहीं है, बिना इनकम के तो कोई टैक्स भरने वाला नहीं है। तो आई थिंक देयर आर सेगमेंट्स वेयर देयर इज एन इश्यू। सी स्पेसिफिकली मे बी जैसे टूरिस्ट एरियाज है, वहां पे प्रॉब्लम है, बिकॉज जो ट्रैवल रिलेटेड है, जो रिटेल रिलेटेड है, जो एंटरटेनमेंट रिलेटेड है, उनको सबको दिक्कतें हैं। बट इंडिया के ओवरऑल इकोनॉमी में ना ये सब सेक्टर्स 5-7% से ज्यादा नहीं। दूसरा, इक्विटी मार्केट इज ऑल अबाउट ऑप्टिमिज्म एंड फ्यूचर। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर अच्छा है, इन्वेस्ट करिए। अगर आप ऑप्टिमिस्ट हो फ्यूचर पे, तो ही आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए। अगर आपको लगता है कि कल आज से खराब होगा, तो यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट। इसके लिए मैं हरदम कहता हूं, इक्विटी मार्केट इज फॉर ऑप्टिमिस्ट पीपल। एंट्री तो अगर राइट कर भी ली, लेकिन बहुत से दफे ये नहीं मालूम पड़ता है एग्जिट कब करना है, तो उसके लिए क्या पैरामीटर सेट हो सकते हैं? इसका टाइम फ्रेम मूल या मंत्र, टारगेट रिटर्न या एनीथिंग एल्स? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, एक ही मूल मंत्र है, जब आपको पैसे की जरूरत हो तब एग्जिट करो। फिर आप बाजार का लेवल मत देखो, आप ये मत देखो कि कल बढ़ने वाला है कि कल घटने वाला है। आपको पैसे की जरूरत है, उस दिन आप एग्जिट करिए। सर, मार्च के अर्निंग्स फिर भी ठीक थे अब, लेकिन चूंकि अप्रैल के बाद में वापस अच्छा खासा लॉकडाउन हो गया, तो अप्रैल में जून विल बी ट्रबलसम फॉर द अर्निंग्स। तो जून क्वार्टर में ऐसे कौन से सेक्टर्स आपको लगते हैं जो आउट परफॉर्म प्रॉमिसिंग अर्निंग्स देंगे? नहीं, देखो, अर्निंग्स में डेफिनेटली हिट आएगा। अप्रैल फिर भी ठीक ठाक चला गया लोगों का, 3 से 4 हफ्ते सबका अच्छा काम हुआ। मई में तो ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉकडाउन है। ये अभी एक्सपेक्टेशन है कि जून में हो सकता है 2-3 हफ्तों का एक विंडो मिल जाए। अगर वो विंडो मिल गया तो काफी कंपनियां है ना मेक गुड कर लेगी, बिकॉज इस बार है ना प्रोडक्शन चालू है, तो कंपनियां प्रोड्यूस करके रख रही है। बट एक हमको ये याद रखना चाहिए कि अप्रैल से जुलाई अगस्त ऐसे भी है ना, थोड़ा सा स्लैक पीरियड रहता है। थोड़ा ये मई में आने से जो मैरिज सीजन का जो बेनिफिट हो सकता था वो नहीं मिला लोगों को, वो थोड़ा सा सेटबैक आ गया। बट अदरवाइज दिस इज अ स्लैक पीरियड। आई थिंक कंपनीज आर वेरी होपफुल कि अब की बार का जो फेस्टिव सीजन होगा ना, वो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि लास्ट ईयर में फेस्टिव सीजन में लोग इतना नहीं कर पाए थे। इस टाइम लोगों को ये एक्सपेक्टेशन है कि 50-60% तो लोग वैक्सीनेशन ले चुके होंगे, तो इस बार फेस्टिव सीजन थोड़ा अच्छा होगा। तो हमारा ही मानना था कि मार्च 22 में कॉर्पोरेट अर्निंग्स माइट ग्रो एट 25%। अभी बेस्ड ऑन लॉकडाउन कब खुलता है, अगर ये
फर्स्ट सेकेंड वीक में खुल गया तो वी विल कंटिन्यू टू बी बिलीविंग ऑफ 25% अर्निंग ग्रोथ, अदरवाइज 2-3% इसमें कट करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है ना कि ये अप्रैल जून 21 इवन विथ 1 month ऑफ लॉकडाउन विल बी मच बेटर देन लास्ट अप्रैल टू जून, क्योंकि लास्ट अप्रैल टू जून में तो पूरा पट्टा बैठा हुआ था। तो आपको ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ फिर भी बहुत अच्छा दिखे। सर आपकी बात को आगे बढ़ा, मंडे मॉर्निंग मुझे कौन से सेक्टर में एंट्री लेनी है? मुझे नहीं पता but as I said, I continue to be positive on the sectors I mentioned to you, because ये वर्ड है ना एंट्री और एग्जिट, ये सब ट्रेडिंग वाले वर्ड्स हैं, ये इससे मुझे बहुत डर लगता है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं सर कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हम सब बात करते हैं एनालिस्ट, तो जो आम आदमी क्या देख सकता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चलते या बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चलते? देखो मैं आपको हरदम बोलता हूँ, छोटा इन्वेस्टर 1% फीस में ही कैन गेट द बेस्ट फंड मैनेजर, और मैं म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ, अच्छे फंड मैनेजर है। क्यों? ये छोटा इन्वेस्टर है ना, खुद को मेहनत करनी है, खुद उसको बैलेंस शीट पढ़नी है, खुद कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखना है, फिर कौन सा सेक्टर लूं मैं, फिर कौन सा इक्विटी लूं। छोटे इन्वेस्टर को चुपचाप है ना म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देना चाहिए। पर जहां तक चलो अगर आपको खुद को भी करना है ना, तो देखो हम तो बहुत ट्रेडिशनल टाइप के इन्वेस्टर हैं और हमें तो सिखाया गया है कि कैश फ्लो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रादर देन लुकिंग एट प्रॉफिट, लुक एट कैश फ्लो, लुक एट द बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट। और क्या है ना, कोई भी एक कंपनी का नहीं है, हमारे आम जीवन में भी है ना, आदमी की पहचान खराब टाइम में होती है। अच्छे टाइम में तो सब अच्छे से बिहेव करते हैं, खराब टाइम में किसका बिहेवियर कैसा है, दैट डिटरमाइंस वेदर द पर्सन इज गुड और बैड। तो आप जब ये कंपनी को एनालाइज करो ना, तो ये भी एनालाइज करो कि खराब टाइम में कंपनी ने क्या किया, क्या कहा, क्या बिहेवियर था, और अच्छे टाइम में क्या था। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैनेजमेंट भरोसेमंद है कि नहीं। सर लास्ट सवाल तो ललित जी ने पूछ लिया, मैं ये नहीं कहूंगा दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। बस आपको ये बताना चाहूंगा कि व्हेन यू स्टार्टेड, उसके बाद से हमारा जूम जो है हिट अपर सर्किट, करीब 1000 लोग हमारे जूम पे हो गए थे एंड सैकड़ों लोग हमारे यूट्यूब पे आपको लाइव देख रहे थे। आप मार्केट के गुरु नहीं सर, आप मार्केट के महागुरु हैं। एंड आई अगेन रिपीट सर, इट्स अ प्रिविलेज, एब्सोल्यूट प्रिविलेज हैविंग यू हियर। नहीं, थैंक्स अ लॉट करना सर। लास्ट कोई गुरु मंत्र आप हमारे निवेशकों को देना चाहेंगे एंड देन वी क्लोज। नहीं सी, गुरु मंत्र तो क्या कहूँ मैं, मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ दैट टू बी पॉजिटिव इज अ प्रीरिक्विजिट, कंपलसरी है। दूसरा इसका फायदा है, देखो हमें तो सिर्फ फायदा और नुकसान ही समझ में आता है। पॉजिटिव रहने का लास्ट 25 साल में इंडिया में फायदा हुआ है, और आगे भी 10, 15, 20 साल में इंडिया में पॉजिटिव रहने का फायदा होगा। ये 51,000 का 45 भी होगा, 60 भी होगा, 40 भी होगा, हो सकता है 1 लाख भी होगा। दैट इज द नेचर ऑफ द मार्केट। बट आप पॉजिटिव रहोगे, आप इन्वेस्टर बन के रहोगे, आप 3, 4 साल, 5 साल का व्यू लेके अगर इन्वेस्ट करोगे, आपको नुकसान नहीं होगा। आई थिंक दैट शुड बी द थिंग वी हैव टू। सर हम सोना खरीदते हैं, रोज रोज भाव देखते हैं क्या उसका? हमने एफडी में पैसा एक बार लगा दिया तो देखते हैं कि आज 5.25% इंटरेस्ट है कि 5% है। तो इक्विटी रोज रोज क्यों देखते हैं? यू नो, आई थिंक दैट इज समथिंग विच वी हैव टू गेट आउट ऑफ आवर माइंड। बट देखो थोड़ा एक थ्रिल भी मिलता है लोगों को, डायरेक्ट स्टॉक लेके मजा आती है, तो आप करिए, लेकिन आप मेजर पोर्शन आपका है ना वेल्थ क्रिएशन में डालिए। बहुत छोटा पोर्शन आपको, जो आपको थ्रिल मिलता है ना थोड़ा ऊपर नीचे करने का, उससे करिए। डोंट हैव फुल वेल्थ इन ट्रेडिंग, इट इज डिजास्टर। सर आपका एक अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगे हम। वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 40th ईयर दिस ईयर। अगले 10 साल बाद का सर, व्हेन वी सेलिब्रेट आवर 50th, तो आई एम श्योर सर आप उस टाइम भी हमें मना नहीं करेंगे। मानिए आप मेरे से इतने परेशान हो गए कि अभी 10 साल तक नहीं बुलाओगे मुझे। सर ऐसा है, अभी तो आपको कैसे भी करके हमने अप्रोच कर लिया था। 10 साल बाद एबेकस भी पता नहीं कितना बड़ा नाम हो जाएगा, आप हमारे रीच में होंगे नहीं होंगे। मैं सिर्फ आपके जहन में डालना चाहता हूँ कि एक बंदा ऐसा था, एक कंपनी ऐसी थी
जिसको आपने 10 साल पहले अपॉइंटमेंट दिया था। चलो कोई नहीं, चलो, हैव फन, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सभी निवेशकों का बहुत बहुत धन्यवाद।